हेलो एवरीवन। तो CUET PG का जो मार्किंग स्कीम है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी थी कि अगर जो ऑब्जेक्शन पड़ा है तो इसमें क्या सबको मार्क्स मिलेंगे, अगर जिसने आंसर टिक भी नहीं किया क्या उसको मार्क्स मिलेंगे। तो क्या क्राइटेरियन पूरा समझते हैं और किस डेट पे आपका जो है रिवाइज्ड आंसर किया आएगा और किस डेट पे रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें समझेंगे। तो डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो रहेगा ये। तो आप लोग अगर न्यू होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना कि जैसे आपने चैलेंज किया है, ठीक है, तो जब चैलेंज किया है अगर करेक्ट मार्क्स है ऑब्वियसली बात है आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर करेक्ट नहीं है तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आपने अनआंसर्ड किया तो 0 मार्क्स होगा। अब बात कर लेते हैं ये 3 पॉइंट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, जो 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट लगता है तो 4 मार्क्स किसको मिलेंगे? उनको मिलेंगे जिन्होंने आंसर को मार्क किया था। ठीक है, सपोज़ कि कोई क्वेश्चन था और उस पर जो है किसी स्टूडेंट ने मार्क किया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, पर हो सकता है उसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट रहा हो। तो उन्हीं स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने उस ऑप्शन पे टिक किया होगा। ये पॉइंट को पक्का क्लियर रखिएगा कि उन्हीं लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को मार्क्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 2 ऑप्शन करेक्ट है पर उसने एक ऑप्शन करेक्ट किया है पर दूसरा वाला नहीं कर, मतलब क्योंकि अवेलेबल नहीं था तो इसलिए नहीं कर पाया, तो उन्हीं लोग को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इफ़ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो किन को मार्क्स मिलेगा? विल बी अवॉर्डेड टू द दोज स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, यानी जिसने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को। मान लो कि क्वेश्चन है और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो क्या होगा कि जो लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 23 है, जो लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए अगर उसमें सारे करेक्ट हैं, तो अगर उसने ऑप्शन ए करेक्ट किया था तो उसको जो है 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन आता है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, none of the option is found to be correct in the question and is found wrong और question is dropped। ठीक है, याद रखना कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है और क्वेश्चन अगर गलत लगता है, देखो क्वेश्चन जो है गलत है अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सपोज क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं ऐसे ही एग्जांपल में, हाइपोथेटिकल 2 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें चारों ऑप्शन जो है गलत है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से जो है इनकरेक्ट हो। ठीक है, और सारे लोगों ने इसको ड्रॉप किया है, तो अब इस पर जो है 4 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाएगा, यानी 4 मार्क्स सबको दिया जाएगा। तो CUET MA इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन ऐसा भी मिला कि इनकम्प्लीट रहा है, तो हो सकता है आपको उस पर 4 मार्क्स 8 मार्क्स मिले, क्योंकि इसमें भी शायद 2 क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि एकदम इनकम्प्लीट था, और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ऑप्शन में उसका आंसर ही सही नहीं था। तो अभी भी बहुत चांसेस आपके नंबर बढ़ने के। ठीक है, और कभी कभी कम भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका स्कोर कार्ड आने वाला है, ठीक है, स्कोर कार्ड जो है अप्रॉक्सीमेट डेट बताई जा रही है कि 27-28 तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आंसर की रिवाइज्ड वाली कब आएगी? तो 23-24 तक ले लो। ठीक है, 22-23-24 में इन्हीं तीनों दिन में जो है आपका रिवाइज्ड आंसर किया आएगा। अब बात कर लेते हैं कि NT का जो स्कोर कार्ड होगा, ठीक है, ये एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए अप्लाइड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ईजी समझ में आ गया होगा। स्कोर्स एंड कैंडिडेट डाटा शुड बी शेयर्ड विद यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर जो आपका स्कोर है, जो डेटा है वो NTA शेयर करेगी आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ, चाहे आपका BHU हो, चाहे JNU हो, चाहे HCU हो, शेयर करेगी। ओके, फिर उसके हिसाब से वो लोग अपना जो है मेरिट लिस्ट बनाएंगे स्कोर के हिसाब से, ना कि परसेंटाइल के हिसाब से। BHU ने आज क्लैरिफाई किया कि हम जो है मार्क्स जितना है उसके हिसाब से बताएंगे, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आए हैं उस पर जो है मेरिट लिस्ट BHU की बनेगी। अब 2 चीज़ें आपको पता है कि स्कोर कार्ड में 2 चीज़ें आपकी सेपरेट होगी। एक आपका सेक्शन फर्स्ट होगा 25 मार्क्स का, ये अलग उसमें कंटेंट होगा, और सेकंड जो सेक्शन है वो 75 क्वेश्चंस का। क्यों? क्योंकि NT की तरह रिजल्ट फुल फ्लेज दिया जाएगा, पर जैसे JNU है, JNU सिर्फ 75 क्वेश्चन को ही कंसीडर कर रहा है। तो
इसी वजह से आपको दोनों सेपरेट दिया जाएगा। ओके, यूनिवर्सिटी कैन ड्रॉ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर। टोटल स्कोर जो आपका आया है उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट बनाएगी ओनली ऑन द स्कोर अचीव्ड इन सेक्शन सेकेंड एंड द डोमेन नॉलेज सेक्शन। यानी आपका जो मेरिट बनेगा वो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होंगी जो कि सिर्फ सेक्शन सेकेंड को ही कंसीडर करेंगी। ओके, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, और जो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर डिफरेंट सेक्शन में मतलब सारी डिफरेंट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, एक ही जो है पेपर को डिफरेंट शिफ्ट में किया गया था, तब नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन 25 मार्क्स क्वेश्चन पे हो सकता है, 75 पे नहीं, क्योंकि 75 वाला तो सबका क्वेश्चन सेम ही है ना। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपका जो रिज़ल्ट है उसको री-एवेल्युएट या फिर आपका रीचेकिंग हो सकता है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर आपका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, आपने जो रिस्पांस दिया था उसके बाद आपका रिज़ल्ट घोषित हो गया, तो आप इसको री-एवेल्युएट नहीं कर सकते हो या फिर री-एवेल्युएट के लिए नहीं जा सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि आप जो है री-एवेल्युएट नहीं करवा सकते अपनी जो स्कोर कार्ड को। ओके, और रही बात एडमिशन की, तो आपको अब जो है एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे JNU है, JNU के वेबसाइट पे आपको PG का काउंसलिंग पोर्टल ओपन करना होगा, वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आपका जो रोल नंबर है, इससे आप जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे। 200 आपकी फ़ीस लगी है BHU में फॉर EWS OBC और ये आपके UR के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, आपके SC ST के लिए, PWD के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमम फ़ीस आपको सबमिट करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। और फिर आपको जो है पोर्टल पे लॉगिन करके आगे जो है आपका प्रोसीजर करना है आपकी काउंसलिंग का। तो अपना जो है सारा जो है डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, क्योंकि अब काउंसलिंग जो है जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा हफ्ते भर में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अक्टूबर में कंप्लीट करवा लेना है इस चीज़ को, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।